गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग अपना सिंटेक्स का जो अगला टॉपिक है कंजंक्शन, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कंजंक्शन के अंतर्गत हम बेटा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और हम पहले ये बताते हैं कि कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है। ये कुछ बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो फ्रेजेस को मतलब ये आपस में जोड़ते हैं, उसी को हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए, जितना आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है सी लुक्स एज इफ ही इज टायर्ड। देखिए बेटा, कुछ इसका रूल होता है। यदि आपको कहीं पर भी वाक्य के बीच में एज इफ लिखा मिल जाए, चाहे एज दो लिखा मिल जाए, ठीक, अगर ये लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब होता है मानो। मानो की करके वो ऐसा, जैसे लिखा कि वो ऐसे चलता है मानो कि शाहरुख खान हो, वो ऐसे बोलता है मानो कि अमिताभ बच्चन हो ना। तो इस टाइप की बातें जब आती बेटा, तो इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है कैसा भी, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके बाद में बेटा हमेशा आपका वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एज इफ आया बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस इज को हम लोग हटा देंगे। हमारा जो आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे शी लुक्स, वो ऐसे दिखती है मानो कि थकी हो। सॉरी यहाँ पे गलती से मेरे ख्याल से ही लिख गया है, लेकिन आंसर ये है, ठीक, मानो कि वो थकी हो। शी वर टायर्ड। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रूल आपको पता भी होगा शायद। देखो बेटा, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं कि जो एक जोड़े में आते हैं। यदि आपको कभी भी वाक्य का स्टार्ट बेटा आल्दो से लिखा मिल जाए, चाहे आल्दो से लिखा मिल जाए चाहे दो से लिखा मिल जाए, ठीक है, इसका मतलब बेटा हिंदी में होता है यद्यप। हिंदी में मतलब होता है यद्यप, ठीक। इसके बाद में होता क्या बेटा, इस शब्द के बाद में कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, है ना, कोई टेंस मतलब एक चलेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, हमेशा जब दूसरा वाक्य जुड़ेगा तो हमेशा यट से जुड़ेगा, ठीक। एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद में यट के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आएगा और कोई टेंस आगे चलेगा। तो बस जब भी पेपर में आपको गलती देंगे, यदि यहाँ आल्दो लिखा मिलेगा स्टार्टिंग में, तो ये 100% उम्मीद होती है कि यहाँ पे आपको यट के जगह पे बट लगा देंगे, देन लगा देंगे, कुछ ना कुछ मतलब एक अलग कंजंक्शन का प्रयोग करके देंगे। तो हमको करना क्या पड़ेगा, बस यहाँ पे बट की जगह पे बेटा हमको सिर्फ और सिर्फ यट का प्रयोग कर देना है। तो मैं पूरा आंसर ना लिखते हुए आप क्या करना, इस पूरे आंसर को ऐसे रिपीट कर देना। दो ही वाज पुअर यट ही वाज सेटिस्फाइड। यद्यप वो गरीब था फिर भी वह संतुष्ट था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर में। कभी भी देखो, मैंने आपको बेटा बताया जो डिग्री के बारे में, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। और आपको मैंने हमेशा बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा बेटा देन का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर केस में। कुछ अपवाद भी होते हैं तो उसको हम देख भी चुके हैं पहले, गुड बेटर बेस्ट, ठीक। मैं यहाँ फिर डिस्कस करता, हमेशा बेटा सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, ठीक। और बेटर जब भी मिलेगा तो बेटर के बाद बेटा हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, जिसका हिंदी में मतलब बनता है से। तो यहाँ पे से बेटा इसको हटा देंगे। ये जो विजडम होती है बेटा, विजडम क्या होती है, डायमंड से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बुद्धिमत्ता होती है वो आपके जितने भी हीरे जवाहरात होते हैं उससे अच्छा ही होता है। बेटर देन डायमंड्स। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बेटा आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक साथ आपके 3-4 डाउट आपके उसको डाउट्स को बेटा क्लियर करूँगा। कभी भी आपको यदि बेटा व्हेन लिखा मिल जाए, व्हेन लिखा मिल जाता है, व्हेन का मतलब हिंदी में जब होता है, यहाँ पे जब कंजंक्शन के रूप में आता है, जब के बाद में कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, कोई आगे टेंस चलता रहेगा बेटा इस टाइप का, उसके बाद में हमेशा यहाँ
हम लोग हमेशा कामा का प्रयोग करते हैं। उस कामा का मतलब होता है तब, हिंदी मतलब होता है तब, ठीक। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में कोई टेंस आगे, कोई ना कोई टेंस आगे चलता रहेगा, ठीक है, कोई भी टेंस हो सकता है, उसको बाद में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे गलती क्या ढूंढना आपको, देखो जैसे ही बेटा व्हेन लिखा मिलेगा तो यहाँ पे तब नहीं आता है, सिर्फ कामा का ही प्रयोग आता है। ज़्यादातर क्या करेंगे, आपको देन लिख देंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस देन को हटा देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन ही केम, जब वो आया, कामा तब, कामा तब है, तब यू वर राइटिंग, तब तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग, ठीक है। अब हमारा बेटा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी बेटा कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके बाद में हमेशा हम देन का प्रयोग करते हैं। अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ये देखिए ओल्डर, जब भी ओल्डर का बेटा आपको दो फॉर्म बनता है, एक बनता है एक ओल्डर और ओल्डेस्ट, और एक दूसरा बनता है एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है। तो जब भी आपका ब्लड रिलेशन की बात आएगी, जब भी ब्लड रिलेशन की बात आती है, हमेशा ब्लड रिलेशन में किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जब भी ब्लड रिलेशन की बात आती है हम लोग उसमें एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन वाले में हम हमेशा बेटा एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो ओल्डर और जो ओल्डेस्ट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि अब जैसे अगर आपके भाई की बात हो, अगर आप आपस में एक दूसरे से, अगर कोई भाई आपसे बड़ा है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एल्डर बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मोहन और सोहन अगर आपस में भाई है, तो मैं कहता हूँ कि मोहन जो है सोहन से बड़ा है ना। यदि मुझे कहना हो कि मोहन सोहन से बड़ा है तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, मोहन इज एल्डर, है ना, क्योंकि मोहन क्या लिखूंगा, एल्डर। जब रक्त संबंध की बात होती बेटा तो दो लोगों में एल्डर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि एल्डर के बाद में जो प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है, बल्कि देन नहीं आता है। तो एल्डर टू सोहन, तो इस टाइप से आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा ही अब यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा, लिखा है कि तुम यू आर ओल्डर देन हिज ब्रदर, लिखा है कि तुम उसकी बहन से बड़े हो। तो जब आपस में क्या है, रक्त संबंध है नहीं, लेकिन बात तो सही है ना, ओल्डर तो सही लिखा है, क्योंकि ओल्डर जो आता है वो रक्त संबंध के नहीं आता है। तो तुम्हारा और उसकी बहन की तुलना हो रही तो ओल्डर रहेगा, लेकिन ओल्डर के बाद बेटा हमेशा हम लोग देन का प्रयोग, THAN का प्रयोग करते हैं, देन हिज सिस्टर, तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपस में यू ऐसे लिखता कि अगर तुम अपनी बहन से बड़े हो, तब वहाँ पे हम क्या करते, एल्डर का प्रयोग करते और फिर टू का प्रयोग कर देते, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये मैं भी ऊपर रूल आपको बता चुका हूँ बेटा। जब भी हमारा आल्दो मिलता है ना, जब भी हमारा आल्दो, यद्यप मतलब कहने का हिंदी मतलब होता है, आल्दो लिखा मिल जाए या दो लिखा मिल जाए, यदि ये लिखा मिलता है बेटा, तो उसके बाद में जो एक सब्जेक्ट होता है ना, फिर कुछ टेंस चलेगा, उसके बाद में दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा आपका वहाँ पे हम लोग यट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लिखा यद्यप तुम अमी, जैसे इसमें लिखा है यद्यप तुमने कठिन परिश्रम किया लेकिन तुम फेल हो गए, तो लेकिन नहीं आएगा, उसकी जगह फिर भी आता है, ठीक है, उसकी जगह फिर भी आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, बट को हटाएंगे, तो पूरा आंसर ना लिखते मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको। आप सिर्फ लिखेंगे आल्दो ही वर्कड हार्ड, बस यहाँ पे आपको यट लिखना है, यट ही फेल्ड, यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो मैं बेटा आपको बता रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। अब देखिए एक रूल आपको यहाँ बेटा और याद कर लेना, जब भी आपको पेपर में अनलेस और अनटिल लिखा मिल जाएगा, दोनों का हिंदी मतलब होता है जब तक कि नहीं के सेंस में। इसमें बेटा पहले से ही नॉट छिपा होता है, तो इसके बाद में हमेशा सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, जैसे नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, लेकिन इसके बाद में कभी नॉट नहीं आता है।
इसके बाद में अगर नॉट लिखा है, यदि नॉट करके लिखा है तो बेटा समझ जाना वही क्या है, वही आपका गलत है, क्योंकि इसमें पहले से ही नहीं छिपा हुआ है ना। कहने का मतलब क्या है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, जब तक कि तुम इसमें हिंदी मतलब देखो क्या निकलेगा, ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा जब तक ही डज नॉट वर्क हार्ड, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो आपको बेटा याद होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, मैंने एक स्ट्रक्चर आपको और बताया था, यदि एक वाक्य फ्यूचर में होता है तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, मैंने आपको एक अनलेस वाला ही बताया था, एक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इफ़ वाला बताया था, और एक मैंने आपको बेटा व्हेन वाला बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और मैंने कहा था इसके बाद में यदि आपका बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, मतलब जैसे सब्जेक्ट हो गया, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, या कभी कभी वर्ब की अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो एस या ईएस भी लग जाता है सब्जेक्ट आपका उसका वर्ब के साथ में। और उसके बाद में क्या होता है बेटा, हमेशा बेटा आपका कामा का प्रयोग होता है, उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा और हमेशा ही आपका विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, वही स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो अनलेस आया, अनलेस के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और जब डू नॉट डज नॉट हटेगा तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास अनलेस ही, अब बेटा हट जाएगा ये, ठीक है, पूरा हटेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव वाक्य होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, उसमें डू नॉट डज नॉट नहीं आता है, और नॉट में पहले से छिपा हुआ है। तो आपका सी बनेगा ही वर्क्स हार्ड, है ना, क्योंकि ही एक वचन और एक वचन के साथ में हमेशा एस और यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपना बेटा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखिए एक मिनट, हाँ देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये चीज़ बेटा आपको याद करना है कि यदि कभी आपको बेटा बोथ लिखा मिल जाता है ना, बोथ के बाद में कुछ भी हो सकता है, आगे एक कोई भी नाउन लिखा हो, चाहे नाउन लिखा हो बेटा, चाहे प्रोनाउन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, चाहे नाउन लिखा हो, चाहे प्रोनाउन लिखा हो, चाहे वर्ब लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना, कुछ भी आपका लिखा होगा बेटा, तो बस आप ये समझ जाना कि उसके बाद में जो अगला शब्द जुड़ेगा मतलब ये बोथ और एंड का जोड़ा आता है, ठीक है, एंड आएगा, उसके बाद में आपका कोई भी मतलब जैसे चाहे नाउन जुड़ा होगा तो अगर यहाँ पे नाउन रहा होगा तो यहाँ भी नाउन को जोड़ देगा, अगर प्रोनाउन रहा होगा तो प्रोनाउन को जोड़ देगा, और वर्ब रहा होगा तो वर्ब को जोड़ देगा। हो सकता है बेटा एडजेक्टिव हो तो दो एडजेक्टिव आ रहा हो तो दो एडजेक्टिव को आपस में जोड़ देगा, यहाँ भी दो एडजेक्टिव को आपस में जोड़ देगा, मतलब जैसा भी होगा वो आपस में एक दूसरे सेम चीज़ को जोड़ता है। देखो जैसे लिखा है कि नेहा क्या है, नेहा बुद्धिमान है और चालाक है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन बोथ जब भी आएगा बेटा, बोथ के साथ में और नहीं आता है, बोथ के साथ में एंड का ही प्रयोग करते हैं। नेहा इज बोथ, नेहा इज बोथ, आपका हो जाएगा वाइज एंड क्लेवर, ठीक है, तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा हम लोग बस इतने ही क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखे जाएंगे, उसमें आपके और भी काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ बेटा धन्यवाद।